Hello everyone, welcome to fill a form. आप सभी का फिल अ फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी क्लास में आते जाएंगे वो एक प्रेजेंस अपना शो जरूर करेंगे। रोहित जी वेरी गुड इवनिंग। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स के आने का। मैं एवरीडे कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल ऑन टाइम आपके सामने आ जाऊँ, ताकि हमारा ज़्यादा वक्त जो है वो बर्बाद ना हो और हम अपने जो 1 घंटे का जो टाइम है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर पाएँ। कोशिश करें कि आप सभी टाइम से हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो ख़राब ना हो। जो जो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे वो एक प्रेजेंस अपना ज़रूर शो करेंगे। संजू जी गुड इवनिंग। फटाफट आते जाइए और अपना प्रेजेंस शो करते जाइए। मैं 6:05 तक वेट करूँगी, देन फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगी। और तब तक एक नॉर्मल जो हमारा स्टार्टिंग में रहता है कि आप लोगों को मैं चैनल के बारे में थोड़ा बता दूं कि फिलर फॉर्म जो है हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको नेट की क्लासेस भी मिलती हैं, सीटेट की क्लासेस मिलती हैं। और हमारी जो ये क्लासेस हैं ये मंडे टू सैटरडे चलती हैं, सिर्फ संडे ऑफ रहता है। और सीटेट के हमारे जो पूरी टीम है उनसे एक बार आपको मैं मिलवा देती हूँ, दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। वर्षा मैडम सोशल स्टडीज़ की क्लास लेती हैं 9 बजे से। चंद्रशेखर सर मैथ्स की क्लास लेते हैं 10 बजे। और इन्होंने अब साइंस की जो क्लासेस है वो भी शुरू कर दी हैं, एमसीक्यू के थ्रू ये समझा रहे हैं। और पेपर 2 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं साइंस के लिए, उनकी ये हेल्प के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, तो इनकी क्लास में आप जाइए और आपको मैथ्स और साइंस दोनों मिल जाएगा यहाँ पे। सुखवंती मैम इंग्लिश की क्लास लेती हैं। इनका टाइमिंग चेंज हो गया है, पहले 1 PM पे ही आती थी, अब इनका टाइमिंग जो है वो 7 PM हो चुका है। ठीक है, शाम के 7 बजे मेरी क्लास के जस्ट बाद जो सुखवंती मैम है इंग्लिश की क्लास लेती हैं। ठीक है, देन फिर सीडीपी की क्लास है 3 बजे, जो कि रितु मैडम लेती हैं। और आरती मैम हिंदी की क्लास लेती हैं 10 PM पर। और मैं सोनाली आपकी ईवीएस टीचर, और हमारी जो टाइमिंग है वो 6 to 7 PM की है। और हम एवरी मंडे टू सैटरडे जो है आपके सामने आते हैं, क्लास लेते हैं रेगुलर आपकी। हमारी लाइव क्लास होती है। जो भी बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं ऑन टाइम, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये होता है कि जो हमारी ये लाइव क्लास है ये आफ्टर लाइव सेशन जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको वीडियो के रूप में कन्वर्ट होकर मिल जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो में जाएंगे तो हमारी सारी जो वीडियोस है वो आपको दिख जाएंगी उसमें। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें हमारे सेपरेटेड पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अंजलि जी, रूपाली जी, सुनील जी, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। और ये तो हमारी टीम से आप मिल लिए। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जान लेते हैं कि जो हमारी क्लासेस हो रही हैं ये बिल्कुल भी इसमें कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी क्लासेस, इसमें किसी भी तरह की कोई चार्ज नहीं लग रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि घर बैठे इतना अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है, तो इसको ग्रैब करने में ही समझदारी है। और
ये जो फ्री क्लासेस हैं ये आपको मंडे टू सैटरडे मिल रहे हैं। मैं एवरीडे इसलिए बताती हूँ कि हर दिन कोई ना कोई नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाता है जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है, और जो आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और फिर देखेंगे कि हाँ भाई पिछली जो भी वीडियोस हैं उनको एक बार रिवाइंड कर लेंगे, तो उनको सब समझ में आने लगेगा। माही जी वेरी गुड इवनिंग। तो अब जो है 6:05 हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में भी कई लोग को थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में, तो वो भी मैं एवरीडे कोशिश करती हूँ कि क्लियर कर दूँ ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में ये छप जाए। फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है हमारा फर्स्ट थीम है। सिलेबस को थीम्स में बांटा गया है और ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैं अक्सर आपको ये चीज़ें बताती हूँ। और जो हमारी टोटल थीम है दैट इज़ टोटल 6 थीम्स, ठीक है। और इन थीम्स में जो फर्स्ट थीम है वो डिवाइड है 4 सब थीम्स में, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड थीम हमारी है फूड, थर्ड है वाटर, फोर्थ शेल्टर, फिफ्थ ट्रेवल एंड सिक्स्थ इज थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है, चीज़ें जो हम करते एवं बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टोटल 6 थीम में जो सिलेबस है उसको बांटा गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि जो मुख्य थीम है वो कौन से हैं। तो मुख्य थीम आपके कौन कौन से हो गए, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी डू एंड मेक एंड डू। कभी कभी क्या करेगा, इन मेन थीम्स में 3 मेन थीम्स दे देगा और एक कोई सा भी सब थीम उठा के दे देगा, जैसे प्लांट्स। अब उसमें पूछेगा कि इसमें से आपको सब थीम चुनना है जो मेन थीम का हिस्सा नहीं है, तब आपका आंसर क्या होगा, प्लांट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब आगे हम बढ़ेंगे और देख लेते हैं कौन कौन जुड़ चुके हैं। ज्योत्सना जी, लेखनी जी, सभी को गुड इवनिंग है। आगे क्लास अब शुरू करेंगे और ये आपका फिर टाइम वाइज होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ लूँगी उसके बाद आपका टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ केरला, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। ये आपको बताना है। आपका टाइम शुरू हो गया है, फटाफट आंसर करेंगे और 20 में से अपने मार्क भी लिखते जाएंगे कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, मैं कल ऐड कर दूंगी इसको, क्योंकि ये सब क्या है थोड़ा सा स्लाइड में मैं ऐड कर दूंगी विथ पिक्चर, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। मैं इसको नोट डाउन कर ले रही हूँ कि नाइट्रोजन के बारे में आपको थोड़ा सा समझना है, ओके ठीक है। ये एक्चुअली पेपर 2 के लिए है। तो अंजलि जी मैंने नोट डाउन कर लिया है और कल की जो स्लाइड रहेगी उसमें मैं शुरू में ही आपको ये क्लियर कर दूंगी, ओके। आंसर आने शुरू हो गए हैं और राइट आंसर सी है, बिल्कुल सही। तो जितने लोगों ने सी आंसर किया है ऑलमोस्ट सभी ने ही सी आंसर किया है। संजू जी ने डी किया है, कुचिपुड़ी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सी। परफेक्ट जी प्रणाम आपको, नमस्ते नमस्ते, ठीक है। तो अंजलि जी का भी आ गया कि वो तैयार हैं कल के लिए। तो कल मैं एक बार इसका विद पिक्चर थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आए इस तरह से कोशिश करके आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये सभी के लिए यूज़फुल होगा। इस तरह से अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में कुछ पूछना है तो वो आप मैसेज के थ्रू मुझे भेज सकते हैं कि मैम इस बारे में हमको जानना है। जैसे अभी हमारा मैप वाला सेक्शन रह गया है, थोड़ा सा हम उसको और क्लियरिफाई करेंगे। मैप जो होता है और कुछ मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं अलग से आप लोगों को समझाऊंगी थोड़ा टाइम दे करके, और धीरे धीरे उसको एक एक चीज़ें समझ। उसमें ना कुछ गिने चुने ही क्वेश्चंस आते हैं, उन गिने चुने क्वेश्चंस का फॉर्मूला बताऊंगी, बस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो मैथमेटिक में आपको हर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि 2 क्वेश्चन लगभग रहते ही हैं, तो वो करवाना है आपको। थोड़ा सोलार सिस्टम के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे, तो एक दिन मैं आप लोगों को सोलार सिस्टम के बारे में बताऊंगी। और कुछ पर्यावरणीय मुद्दे जो रहते हैं, कई सारे जो अभ्यारण्य वगैरह हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें अभी हमारी मेन रहती हैं, मेजर जो चीज़ें हैं वो रहती हैं, जिसको कि आगे जो आने वाले हफ्ते हैं उनमें हम अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि अभी लगातार काफ़ी दिनों से हमारा MCQ चल रहा है, हम थोड़ा सा रिवीजन में अब जाएंगे
और फिर एमसीक्यू करेंगे, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो ये 4-5 मुद्दे हैं जिनको अभी हमको क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। देखना है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। टाइम शुरू हो चुका है। आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं और ऑलमोस्ट आंसर जो है वो सी में आ रहे हैं और राइट आंसर भी सी ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं आपसे इसके अंदर ही एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। क्या आप में से कोई बता सकता है कि राजस्थान से पहले, ठीक है, राजस्थान पहले दूसरे नंबर पे था। पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से जब देखा जाता था तो राजस्थान दूसरे नंबर पे था और पहले नंबर पे कोई दूसरा राज्य हुआ करता था। तो वो राज्य का नाम आप बता सकते हैं कि पहले कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हुआ करता था? आपका क्वेश्चन है कि पहले राजस्थान से पहले नहीं, एमपी नहीं है। और कोई बता सकता है? हाँ, कुंदन जी का आंसर राइट है, यूपी। पहले यूपी हुआ करता था सबसे बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तराखंड में डिवाइड हो गया, ठीक है। उत्तराखंड में डिवाइड होने के कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से वो क्या हो गया, अब छोटा हो गया। तो राजस्थान जो है अब पहले नंबर पे आ गया। पहले राजस्थान दूसरे नंबर पे था, यूपी फर्स्ट नंबर पे था, ठीक है। चूंकि राज्य का विभाजन हो गया और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो डिवाइड हो गया, जिस कारण से उसका क्षेत्रफल अब क्या हो गया है, पहले से कम हो गया है। तो इसलिए जो दूसरे नंबर पे था वो अब आ गया है राजस्थान, फर्स्ट नंबर पे अब आ गया है। नहीं नहीं, पहले यूपी था क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और मध्य प्रदेश जो है पहले बड़ा हुआ करता था, पर वो भी डिवाइड होकर छत्तीसगढ़ में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से राज्य जब डिवाइड हो जाते हैं तो उनका क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एमपी बहुत पहले हुआ करता था। एमपी जो है ना और भी पहले था, लेकिन सबसे पहले जो है वो यूपी ही था। उसके बाद एमपी जो है वो बंट गया, तो वो छत्तीसगढ़ बंटने से छोटा हो गया। ये भी बात सही है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट? वनों के लुप्त होने के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उत्तरदायी रही है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कलेक्शन ऑफ लीव्स फॉर ट्रेड पर्पस, मेकिंग बैम्बू बास्केट, मेकिंग प्लेट स्लीव्स, ठीक है। बांधों का निर्माण, व्यापार उद्देश्य के लिए पत्तियों का संग्रह, बांस की टोकरियां बनाना, गिरे हुए पत्तों से प्लेटेड बनाना। हाँ जी, बिहार भी टूटा है, वो झारखंड में डिवाइड हो गया है। ऐसे बहुत से राज्य जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं। आंध्र प्रदेश भी टूट गया तेलंगाना में। और आंसर आपको करना है फटाफट। मोस्टली जो आंसर हैं वो ए आ रहे हैं और राइट आंसर भी आपका ए ही है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें और भी ऑप्शंस रहते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का भी साथ साथ इसमें भी थोड़ी बहुत और चेंजेस करके क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए क्या है, आप अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं जो मैं करा रही हूँ, ये सब पिछले क्वेश्चन पेपर से ही लिए हुए हैं, ठीक है ना।
लेकिन ये बार बार रिपीट होते हैं। कई बार आप देखेंगे कि बिल्कुल एज इट इज़ नहीं रहते हैं, ये इनमें थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। किस तरह से चेंज होंगे वो भी मैं आपको साथ में बताती हूँ। जैसे वनों के लुप्त होने के लिए देखिए, एक तो उत्तरदायी होता है बांधों का निर्माण, दूसरा होता है माइनिंग। अगर माइनिंग ऑप्शन दे दिया, मतलब खदानें, खनन का काम हो रहा है, तो ये भी एक ऑप्शन है जो राइट होता है। ठीक है, अगर खदानों का निर्माण होने लगा, बहुत ज़्यादा खदान बनने लगे, इससे भी क्या होगा, आपका जो वन है वो लुप्त होने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, पेड़ पौधे जो है वो कटने लगेंगे उस एरिया से। और तीसरा जो कारण होता है वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है लोग डेवलप कर रहे हैं, मतलब खेती के लिए ज़मीन बना रहे हैं। तो ये 3 कारण जो हैं बेसिक कारण है वनों का जो लुप्त होने का है। ठीक है, देखिए जहाँ पे डैम बनाया जाता है वहाँ पे एक बहुत बड़े एरिया को क्या कर दिया जाता है, पेड़ों को वहाँ पे कट डाउन कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पे पानी का संग्रह किया जा सके। क्योंकि हमेशा आप देखेंगे कि डैम के साथ पानी को जमा करने के लिए एक रिजर्वर होता है, एक साइड वो रिजर्वर रहता है, मतलब बड़ी सी एक झील होती है जहाँ पे पूरा पानी एकत्रित होता है। जब वो रिजर्वर एक लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, डेंजर लेवल से, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उस बांधों के जो गेट है उनको खोल दिया जाता है, ताकि एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए। उससे दिक्कत क्या होती है कि कई ऐसे एरियाज जो निचले होते हैं वो पानी में डूबने लगते हैं, ये भी एक दिक्कत आती है। उसके बाद जहाँ पे भी ये डैम बनाए जाते हैं वहीं पे कोशिश किया जाता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो प्लांट्स हैं उनको भी वहाँ पे क्रिएट किया जाए, जिससे कि और भी वनों की कटाई होती है। तो कई जगह इसके लिए क्या किया जाता है, लोग जो है वो बोलते हैं कि नहीं, अपोज करते हैं कि यहाँ पे ये नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसका सरकार ने भी क्या किया है, कई सारे गाइडलाइंस रखे हैं इसके लिए कि जहाँ बांधों का निर्माण आप कर रहे हैं तो जितने पेड़ आपने काटे हैं उन पेड़ों को आप काटिए मत, उस पेड़ को जड़ सहित गहरे से उखाड़ करके उसको कहीं और लगा दीजिए, ताकि वो पेड़ भी रहेंगे और हमारा डैम होना भी ज़रूरी है तो वो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये गाइडलाइंस जो है बहुत अच्छे से, ये प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किए जाते हैं, जिसके कारण दिक्कतें आती है। तो पहला कारण आपका हो गया बांध का निर्माण। अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है माइनिंग, तो माइनिंग भी बिल्कुल सही होगा। और थर्ड है एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में ये तीनों हैं, ए ऑप्शन में आपका बांधों का निर्माण, बी ऑप्शन में आपका माइनिंग और सी ऑप्शन में आपका एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में दे देता है, और डी ऑप्शन आपका देखता है कि उपयुक्त सभी, तो आपका तब आंसर चेंज होकर के क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये तीनों कारण जो हैं ये रिलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके 2 या 3 क्वेश्चन और डेवलप हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन्होंने भी ए आंसर किया है ऑलमोस्ट सभी ने राइट आंसर है आपका। इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ओणम इज सेलिब्रेटेड? ओणम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश एंड बिहार। बताइए। बहुत इजी है, बहुत दिनों से हमने बचपन में ये पढ़ा हुआ भी है, पिक्चर्स वगैरह भी बनाए हैं इसके। कुछ कंफ्यूजन हो गया है लग रहा है लोगों को, कोई बात नहीं, आंसर करते रहिए। गलत आंसर का टेंशन मत लीजिए, आंसर करना जरूरी है। गलत और सही तभी सुधारेंगे जब आप आंसर करेंगे। गलत और सही का टेंशन मत लीजिए, आंसर करना जरूरी है। ए और बी में आ रहे हैं। अच्छा, एन भी है क्या ऑप्शन में? प्रीति जी ने एन लिखा है। ए बी सी, तो जितने लोगों ने बी आंसर किया है, बी इज द राइट आंसर। केरला का ये जो है फेस्टिवल है ओणम, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आंध्र प्रदेश बहुत से लोगों ने बोला है, आंध्र प्रदेश ये नहीं होगा, इसका आंसर है केरला। और ये बहुत छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 2-3 के जीके की बुक में भी ये क्वेश्चन रहते हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में जो रहता है उसके लिए
ये हमेशा रहा है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। तो बी इज द राइट आंसर। ओणम जो त्योहार है वो केरला का है, इसको ध्यान रखिएगा, गलतियां मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है। इंडिया, चाइना, तिब्बत और नेपाल। भारत, चीन, तिब्बत या नेपाल? हाँ जी दीपक जी, कुचिपुड़ी तो डांस फॉर्म हो गया। फिफ्थ का आंसर करिए। इसमें तो आंसर फटाफट आ रहे हैं, सबको क्लियर है काफी। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो नेपाल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़ा हुआ ही एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर लेती हूँ कि ये तो आपने बता दिया कि भाई माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये तो पीक हो गया, माउंट एवरेस्ट फर्स्ट जो नंबर पे है, सबसे ऊंची जिसकी चोटी है वो। सेकंड नंबर पे कौन आता है? कौन सा पहाड़ है जो सेकंड नंबर पे आता है? मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस रिवाइज कर रही हूँ कि आप लोगों को कितना याद है। नंबर 2 पे कौन आता है? कौन सा माउंटेन है? माउंटेन का नाम आपको बताना है। पहले नंबर पे तो एवरेस्ट आ गया, माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पे कौन है? देखिए कितनों लोगों को याद है। अंजलि जी का आंसर आ गया, संजू जी का आ गया। हाँ जी, ये याद करना भी इजी है कि नंबर 2 पे कौन है? K2 है, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, नंबर 2 पे K2 है। और ये है कहाँ, कौन से देश में है, ये भी आपको बताना है साथ में। हाँ, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ठीक, वेरी गुड। अंजलि जी को काफ़ी अच्छा नॉलेज है, वेरी गुड। तो K2 इज़ द राइट आंसर। और ये है कहाँ, ये आपको बताना है। K2 जो है वो इंडिया में था, लेकिन अब कहाँ हो गया है ये? पीओके में। माही जी ने राइट आंसर किया है। ये पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का बहुत सा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने क्या कर लिया है? हड़प लिया है ना, सीधे सीधे लैंग्वेज में कहेंगे कि हड़प लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। तो वो जो एरिया हो गया है, पहले इंडिया में था, बट अब वो कहाँ चला गया है? पाकिस्तान ने जो कब्जा कर लिया है वो कब्जे वाले एरिया में अब चला गया है। ठीक है, इसलिए उसको पीओके कहा जाता है। और थर्ड नंबर पे कौन है वो बताएं, कौन बताएगा? थर्ड नंबर पे कौन सी चोटी है और कहाँ है, ये भी बताइए साथ में। थर्ड नंबर पे कौन सी चोटी है और कहाँ है? हाँ, अंजलि जी कह रही हैं फिर भी अपना है। हाँ, है तो अपना, बट छिन गया है, ये कह सकते हैं हम कि अब छिन चुका है हमसे। कभी हमारे देश में ही हुआ करता था। हाँ जी, तो दीपक जी ने आंसर सबसे पहले किया है कि कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। और सिक्किम इंडिया का ही हिस्सा है, तो ये इंडिया का ही हुआ है ना। तो थर्ड जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम इंडिया में हमारे है। ठीक है, तो ये हमारा एक बार रिवीजन भी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया? भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश की है?
बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, आपका टाइम अब शुरू हो चुका है, आंसर करेंगे। ज़्यादातर सही आंसर्स आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द आंसर इज ए, और ए आंसर इज राइट आंसर। वेरी गुड, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। और सबसे सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ, जो है हमारी सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, इसको आप एक बार, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप घर पे एक मैप रखिए, जो एक तो इंडिया का सिंगल मैप रखिए जो कि काफ़ी क्लियर शो करे इस तरह का। ठीक है, और एक आप वर्ल्ड मैप भी रखिए जिससे थोड़ा एरिया वगैरह कुछ बेसिक जो चीज़ें मैं बताती हूँ उसको वहाँ पे आप लोग सर्कल कर करके रखिए, क्योंकि उनमें से ही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। तो इंडिया के तो आप जो किस राज्य की सीमा किससे जुड़ी हुई है ये आपको बेसिकली देखना है। ठीक है, और बिल्कुल सही आंसर है 4096 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है, वो है इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही दीपक जी। तो अच्छा, आप लोग ये सब रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्योति जी गुड इवनिंग। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग मैप लेकर के और उसमें कौन सी देश की सीमा जो है, कौन से राज्य की सीमा किससे टच होती है, इसको थोड़ा सा प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ये आपको खुद से भी प्रिपरेशन करना होगा, मैं तो बताऊंगी ही, बट अगर प्रिपरेशन करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके फटाफट, मतलब वो आपको दिमाग, आप अपने आँख के सामने ऐसे जगह पे वो मैप को रखिए कि रेगुलर आपका नज़र जो है उस मैप पे पड़ती रहे, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। मैप से भी क्वेश्चन 2-3 आते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? जुपिटर, मार्स, वीनस या मरकरी? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? टाइम आपका शुरू हो गया है। आंसर आने शुरू हो गए हैं। डी आ रहे हैं, बी आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आंसर इज डी। तो ये भी आप लोगों को क्लियर है। वेरी गुड, तो राइट आंसर इज डी। वेरी गुड, और आप सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो है आपका जुपिटर, बृहस्पति। रिंग्स के बारे में अगर पूछा जाए कि किसके चारों ओर, ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं, तो दैट इज सैटर्न, मतलब शनि। सबसे चमकीला और सबसे गर्म जो है आपका हो गया वीनस, मतलब शुक्र। ठीक है, और रेड प्लेनेट के नाम से सभी को मालूम है कि मंगल ग्रह जो वो फेमस है, मार्स। ठीक है, बुध सबसे नज़दीक रहता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे प्लैनेट्स के बारे में आप लोग ऑलमोस्ट जानते ही हैं। और सबसे दूर हमारा जो था वो प्लूटो था, बट प्लूटो क्या हो गया, अब ड्राफ्ट प्लैनेट घोषित हो गया है, वो सोलार सिस्टम से बाहर हो गया। कुछ उसकी जो लेंथ है वो सोलार सिस्टम के उसमें आ नहीं रही है, तो वो बाहर हो चुका है, तो वो ड्राफ्ट प्लैनेट बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। हाँ हाँ, शनि हो गया आपका रिंग्स के लिए फेमस है, और मंगल जो है वो रेड कलर के लिए फेमस है, बृहस्पति अपने बड़े होने के कारण फेमस है। तो इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चन जो हैं आप लोग को ऑलमोस्ट पता ही है, हम छोटे से ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, बट एक बार हम रिवीजन जो हम करेंगे उसमें मैं ये सारी चीज़ें एक बार फिर से इंक्लूड करूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल क्रॉल्स फॉर मूविंग वन प्लेस टू अनदर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेंगता है? कैट, डॉग, अर्थवॉर्म, हेयर। एक बिल्ली, कुत्ता, केंचुआ या खरगोश? बहुत इजी है।
इसके आंसर जो हैं सबके सी आ रहे हैं। और ठीक है, वेरी गुड, सबने सी किया, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट आंसर भी सी ही है। ठीक है, तो देखिए केंचुआ जो है ये क्रॉल भी करता है, और एक और ख़ास बात होती है जो क्वेश्चन में पूछी जाते हैं कि कौन अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है। ठीक है, तो वो भी केंचुआ ही होता है जो अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है। ठीक है, सबके पास देखिए खरगोश है, आपका डॉग है, कैट है, इनके पास अपनी नाक होती है सांस लेने की, लेकिन केंचुआ जो है अपनी नमी भरी स्किन के साथ वो सांस लेता है। ठीक है, दीपक जी कछुआ लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा क्लियर करेंगे दीपक जी अपना क्वेश्चन। अगर कछुआ लिखना चाह रहे हैं तो कछुआ जो है बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है, मतलब दिनों क्या, बहुत सालों तक जिंदा रहता है, 300-400 सालों तक जिंदा रह सकता है। सबसे लंबी जो आयु होती है वो कछुए की ही होती है। ठीक है, अगर आपने ये कछुआ लिखना चाहा है तो आई थिंक ये शायद कछुआ ही लिख रहे हैं। टोटोइस जो है वो जो है सबसे लंबा जीने वाला जो जीव है वो होता है। अच्छा, केंचुआ, केंचुआ तो बहुत समय तक जीवित नहीं रहता है, क्योंकि ये सब क्या है, इंसेक्ट हैं, वॉर्म्स हैं, इनकी लाइफ बहुत, अगर आपने केंचुआ लिखना चाहा है तो केंचुआ जो है बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि ये सब जो है वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, इनकी जो आयु होती है बहुत लंबी नहीं होती है। और मोस्टली ये क्या होते हैं, ये एक तो मिट्टी में रहते हैं, तो कई जीव इन पे हमला करके ये भोजन का ही काम करते हैं दूसरे जीवों के लिए। ठीक है ना, तो बेसिकली इनका जो जन्म होता है ये दूसरे के लिए फूड चेन जो है उसमें ये शामिल होते हैं, दूसरे एनिमल जो इनको खा के अपना पेट भरते हैं, तो इनकी जो लाइफ होती है बहुत लंबी नहीं होती है। जैसे केंचुआ हो गए, आपके बटरफ्लाइज हो गए, है ना, कई तरह इस तरह के जो इंसेक्ट हो गए, वॉर्म्स हो गए, इनकी लाइफ जो है उतनी लंबी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टीथ ग्रो थ्रू आउट लाइफ, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। निम्नलिखित में से कौन से जंतु के दांत जीवन भर बढ़ते हैं? टाइगर, रैबिट, पिग या डॉग? बाघ, खरगोश, सुअर या कुत्ता? ये मैं करवा चुकी हूँ, तो इसका भी आंसर सबका सही होना चाहिए। आंसर्स आने शुरू हो गए, वेरी गुड। और आंसर मोस्टली सबके आ रहे हैं बी, और राइट आंसर भी आपका है बी, वेरी गुड, बी इज़ द राइट आंसर। और आप ये तो आपने बता दिया कि खरगोश जो है उसके दांत जीवन भर बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ को क्या करता है, कुतर करके खाता है ना, दांतों का यूज़ उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो ऑलमोस्ट सभी के आंसर बी हैं, बिल्कुल ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। तो अब आप लोग को बताना है कि खरगोश के अलावा और कौन कौन से जीव होते हैं जिनके दांत जीवन भर बढ़ते हैं। आपको उनके नाम लिखने हैं, मैंने बताया था आप लोग को, चैप्टर में पढ़ाया था जब टॉपिक्स हमारे चल रहे थे। तो इसी तरह के और भी जानवर होते हैं जो दांतों का यूज़ करते हैं अपने, और इनके दांत जीवन भर बढ़ते हैं। गिलहरी, यस, स्क्विरल, हाँ गिलहरी और चूहा, अच्छा गिलहरी और चूहा, हाँ लिखा हुआ है कुंदन जी ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो गिलहरी और चूहा ये मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। तो ये, हाँ गिलहरी हो गई आपकी स्क्विरल, चूहा हो गया आपका माउस, रैट,
ये इनके दांत जो हैं वो जीवन भर बढ़ते हैं, और ये क्योंकि हमेशा क्या करते हैं, किसी भी चीज, खाने की चीज को कुतर कर, दांतों का यूज करते हैं और उसको छोटे टुकड़ों में कुतर कुतर के तब खाते हैं। तो इसलिए इनके दांत जो हैं घिस जाते हैं, और फिर अगर दांत इनके बढ़े ना तो फिर बेचारों के दांत ही नहीं रहेंगे, तो इनके दांत जो है वो जीवन भर बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस फॉर पॉटरी वर्क? पॉटरी वर्क आप लोग को पता है, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिट्टी के बर्तनों के काम के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, खुर्जा, कन्नौज या दिल्ली? थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कन्नौज है ये, कन्नौजो नहीं होगा, कन्नौज है। आगरा, खुर्जा, कन्नौज या दिल्ली? बहुत फेमस है ये। सी भी आ रहा है आंसर, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। ठीक है, थोड़े मिक्स आंसर आ रहे हैं इस बार। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, खुर्जा। ठीक है, तो अगर आप देखते होंगे, आप सोच रहे होंगे कि जो दिल्ली या आगरा गए होंगे वो देखोगे कि वहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी पॉटरी मिलती है, तो ये तो लग रहा है गलत आंसर बता रही है मैडम। तो ऐसा नहीं है, जो दिल्ली और आगरा में जो माल आता है उनके पास जो वो बेचने के लिए सारा सामान रखते हैं वो मंगवाते हैं खुर्जा से ही। ठीक है, तो खुर्जा जो है वो मिट्टी एवं चीनी मिट्टी दोनों के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तरह तरह की पॉटरीज आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशी की हुई, कलरिंग की गई और कई तरह की कलाकारी की हुई जो पॉटरीज मिलती हैं वो खुर्जा से आती है, और इनकी सप्लाई जो है आगरा, दिल्ली, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होती है। और सभी को ये डाउट हो जाता है कि ये आगरा में ही बनती है या दिल्ली में ही बनती है, जबकि ये सप्लाई होकर के खुर्जा से आती है। ठीक है, हाँ, तो ये मुझे भी नहीं मालूम था, ये मैंने खुद पॉटरी वाले से पूछा था एक बार, तो उन्होंने बताया था खुर्जा, तब मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो हम पॉटरी लेने के लिए गए थे, तो मैंने पूछा कि ये यहीं आप लोग बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? तो तब उन्होंने बताया था कि ये खुर्जा से हम माल लेकर के आते हैं, तो वहाँ से सप्लाई होती है। और कोई बता सकता है कि खुर्जा जो है वो कौन से स्टेट में है? ये मैं इसलिए पूछती रहती हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉल हो सके, ये चीज़ें याद रह सकें। तो खुर्जा कौन से स्टेट में है? फटाफट से जिनको मालूम है बताइए, किसी ना किसी को तो मालूम जरूर होगा। हाँ, अंजलि जी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर करी हैं, संजू जी का भी आंसर राइट है, यूपी में है। ठीक, वेरी गुड। तो देखिए, आपके एक क्वेश्चन के साथ और दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी मैं साथ साथ पूछती जा रही हूँ। तो ये जो है, हाँ जी, सभी आप लोगों का आंसर सही है, यूपी। और बुलंदशहर जो है यूपी में आपने सुना होगा, उसके नज़दीक ही है खुर्जा, और बहुत ही फेमस है। तरह तरह की यहाँ पे पोट्रीज बनती हैं और अलग अलग जगहों पे सप्लाई होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द मेन एम ऑफ अ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस? पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे सत्रीय कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिवीजन ऑफ द लेसन, पाठ का संशोधन, एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, व्यापक सीखने के अवसर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, समय का बेहतर उपयोग, कीप स्टूडेंट एंगेज, छात्रों को व्यस्त रखें। इसके भी आंसर आने शुरू हो चुके हैं, वेरी गुड। और आज बहुत जोश है सब बच्चों में। राइट आंसर भी बी है, आपने सभी ने ऑलमोस्ट सही आंसर किया है, वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है कि जो पेडागोजी है वो आप लोग फटाफट कर लेंगे, अब इसमें ज़्यादा डाउट्स आप लोगों को नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चन से मैंने उलट पुलट के सब करवा दिए आपको,
और लगभग आप लोग अब सही आंसर कर रहे हैं। तो आपको एक काम और भी करना है कि जो हमारी वीडियोस आप देख चुके हैं ये एमसीक्यू वाली है ना, इसी मंथ से हमने एमसीक्यू बेसिकली स्टार्ट किया। इसके पहले भी थोड़ा बहुत मैंने 2-3 क्लासेस करवाई हैं टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, उसको भी आप देख सकते हैं। और इस महीने की जो एमसीक्यू की क्लास आपकी हो रही है 2 नवंबर से मैंने शुरू किया है, वो सारी एक बार अगर आप रिपीट कर लें तो आपकी पूरी तैयारी या पूरा रिवीजन एक बार और हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वो वीडियोस आप देखते जाएंगे और अपना एक नोट्स भी तैयार करते जाएंगे साथ साथ। और जो अभी आप लाइव क्लास कर रहे हैं इसमें भी जिन लोग नोट्स बना रहे हैं उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने नोट्स अगर आप बनाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर कॉन्सिस्ट्स ऑफ द ओजोन लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट मीन्स यूवी लाइट। वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या नन ऑफ दिस? ये भी मैंने करवाया हुआ है। कुछ दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को पिक्चर सहित दिखाया था, याद करिए थोड़ा सा और फिर आंसर करिए। तो थोड़े मिक्स आंसर भी हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, बट ऑलमोस्ट आंसर जो आप कर रहे हैं सी में ही आ रहा है एंड सी इज़ द राइट आंसर। तो जो सी है वो राइट आंसर है। कुछ लोगों का जो ए आ रहा है और बी भी आया है शायद, तो हाँ बी भी आया है कुछ लोगों का, तो इसको थोड़ा आप लोग सही करिए, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो सेकंड लेयर होती है वायुमंडल में, जो सेकंड लेयर होती है, मैंने लेयरिंग के बारे में भी आपको पढ़ाया हुआ है कौन कौन सी लेयर होती है। तो जो सेकंड लेयर है उसमें आपका ओजोन की जो परत है वो रहती है, पूरी लेयरिंग बनी हुई रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज आर एसेंशियल नॉन मेटेलिक मटेरियल? इनमें से कौन सी आवश्यक अधातु खनिज है, अधातु है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोल, क्ले, सीमेंट, कोयला, मिट्टी या सीमेंट, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और जस्ता, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम और चांदी, ग्रेनाइट, आयरन, लाइमस्टोन, मार्बल। ग्रेनाइट, लोहा, चूना पत्थर या संगमरमर? बहुत इजी है। आपको नॉन मेटेलिक चुनना है ना, मेटल नहीं होना चाहिए इसमें। यस, तो सबके आंसर भी सही आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ए आंसर आ रहे हैं और ए इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। ज्योति जी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और जस्ता सभी क्या हैं, धातु हैं, ठीक है। इसमें आपको अधातु खोजना है। तो ये सारे क्या हो गए आपके अधातु हैं, धातु नहीं है जो, ठीक है, नॉन मेटेलिक लिखा हुआ है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, कोयला, मिट्टी और सीमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड दैट इंडिया शुड आइडियली हैव? भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? 15%, 50%, 44%, 33%? ये अनुमानित होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पूछा गया है। 14 का आंसर दीजिए। इसमें थोड़े मिक्स आंसर आ रहे हैं।
बट ये है कि सबने पार्टिसिपेशन किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका राइट आंसर आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे कि डी है, मतलब 33%। मतलब इतना तो होना ही चाहिए, आदर्श रूप से इतना हमारे पास 33% जो है वो होना चाहिए। लेकिन दुख की बात ये है कि इतना नहीं है, ये होना चाहिए, ये अनुमानित 1% है कि इतना होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन है कितना भारत में? प्रेजेंट में जो है वो है 24.6%, बहुत ही कम है। ये दुख की बात है। होना चाहिए 33%, बट है 24.6%। ठीक है, तो ये दिक्कत की बात है। तो इसलिए क्योंकि कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्क जो हैं आजकल पेड़ों को काट कर किए जा रहे हैं, जिसके कारण से जो उनका परसेंटेज है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of these elements is considered to be the largest source of commercial energy consumption in the world? इनमें से कौन सा तत्व विश्व वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, ऑयल और कोल। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक गैस, तेल या कोयला। सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ की खपत देखते हैं? खुद आप देखिए, सोचिए, और किस चीज़ के लिए इतना हल्ला मचा रहता है हमेशा? थोड़ा ध्यान देकर के आंसर करिए, क्या पूछा जा रहा है? सबसे ऊर्जा का अधिक खपत। सी इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा खपत होती है तेल की। आप देखते हैं कि पेट्रोलियम जो है सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक क्षेत्र में हम देखेंगे, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी, ये पूछा जा रहा है, तो इसमें सबसे अधिक जो है वो ऑयल की ही खपत होती है। ठीक है, और कोल अब क्या हो गया है, काफ़ी कम करते जा रहे हैं लोग, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण भी बहुत हो रहा है ना। तो ऑयल जो है वो कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल, आज के समय की बात की जा रही है। तो द राइट आंसर इज ऑयल। सही उत्तर इसका होगा तेल। सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत यहीं हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज डज नॉट रिफर टू द डायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट? इनमें से कौन वन उत्पादों के प्रत्यक्ष रूप को, सॉरी, प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? प्रत्यक्षली मतलब डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। ग्रास फॉर ग्रेजिंग, चराई के लिए घास। गम्स एंड रेजिन्स, गोंद और रेजिन। मेडिसिन मतलब दवा। बैम्बू फॉर बास्केट्स, टोकरियों के लिए बांस। कमर्शियली तो है कोल, बट खपत किसकी ज़्यादा हो रही है? कोल तो उतना है ही नहीं हमारे पास कि खपत होगी उसकी। बी इज़ द राइट आंसर। और कैसे है वो भी आपको बताती हूँ। देखिए, कई लोगों को डाउट हो रहा होगा, जब हम डायरेक्ट किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, यहाँ क्या लिखा है, प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है, डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है इसका। जैसे गाय, बकरी, भैंस, किसी भी तरह के मवेशी जो हैं वो डायरेक्टली जाते हैं और क्या करते हैं, घास चरते हैं और वो उनका यूज़ हो जाता है। दवाएं जो हैं हमको जड़ी बूटी के रूप में डायरेक्टली मिल जाती हैं। ठीक है, कई सारे जो है मेडिसिन हमको डायरेक्ट मिलते हैं, पत्तों को पीस करके, प्रोसेस करके उन लोग कभी भिगो के रखते हैं, पीसते हैं, कुछ करके वो दवा बन जाती है। टोकरियाँ
बांस काटा वहीं और टोकरियां बना ली हाथों हाथ। लेकिन गोंद और रेजिन जो है वो ऐसी हाथों हाथ बनने वाली चीज़ नहीं है। उसको क्या करना पड़ता है, किसी ना किसी तरह से प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, मतलब उसको फैक्ट्री मेड होना पड़ता है, तब जाके वो हमारे यूज़ में आती है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट यूज़ उसका हम नहीं कर पाते कि बस पेड़ से लिया और चिपका दिया, रेजिन का काम कर लिया, नहीं। वो पहले कहाँ जाएगी, फैक्ट्री में जाएगी, वहाँ प्रोसेसिंग होगा, मटेरियल तैयार होगा, देन आप यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, दवा जो है, जो वन उत्पाद हैं उनसे जो दवा बनाई जाती है वो हम डायरेक्टली यूज़ भी करते हैं। कई सारे पत्ते हैं उसको डायरेक्ट खा लिया जाता है, कई सारे फल ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली दवा के लिए यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि आंवला हो गया, डायरेक्ट उसको दवाई के रूप में उसको फैक्ट्री में नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन हम लोग कई सारी चीज़ें उनमें से डायरेक्ट यूज़ कर ले रहे हैं, टोकरियाँ तुरंत बन जा रही हैं। लेकिन गोंद और रेजिन को जो है कई तरह के केमिकल प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो हमारे यूज़ में आती हैं। जैसे रबर हो गया, रबर के लिए क्या करते हैं कि वो पेड़ों में बांध देते हैं बाल्टियाँ, उसमें से मिल्क जैसा निकलता है, वो जमा होता है, उसको फिर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद ही वो रबर बन के शीट्स के रूप में निकलते हैं और अलग अलग यूज़ में हम लेते हैं। तो ये प्रोसेसिंग जो आ गई ना बीच में, तो इसके कारण हम प्रत्यक्ष रूप से उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू बी अ रीज़न फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, इनमें से कौन वनों के नुकसान का कारण नहीं बनता। ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों का लुप्त होना, इंक्रीजिंग यूज ऑफ वुड, लकड़ियों का बढ़ता उपयोग, बिल्डिंग डैम्स एंड माइनिंग, बांधों का निर्माण और खनन, एक्सटेंसिव यूजेस ऑफ फ्यूल वुड, ईंधन की लकड़ी का व्यापक उपयोग। तो कौन नुकसान का कारण नहीं बनता पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। दीपक जी, साथ में उसके रेजिन भी है ऑप्शन में, इसलिए हम उसी को चुनेंगे। इसमें मोस्ट ऑफ द आंसर ए आ रहे हैं और ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही उत्तर है कि प्रजातियों के लुप्त होने से वनों को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि वनों के कटने के कारण वो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, ये होता है। जुड़े तो हुए हैं आपस में, लेकिन प्रजातियों के लुप्त होने से वनों को नुकसान नहीं हो रहा है ना। तो ये राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ऑलमोस्ट आंसर जो है वो सभी ने ए दिया है और ए इज द राइट आंसर। विच ड्रग इज एसोसिएटेड विथ द टी और कॉफी प्लांट सोर्स, चाय या कॉफी के पौधे के स्रोत से कौन सी दवा जुड़ी हुई है। कैम्फर मतलब कपूर, कैफीन, थॉर्न एप्पल कांटेदार सेव, या पॉपी अफीम जो पोस्ता दाना होता है वो। हमेशा आप चाय और कॉफ़ी के साथ सुनते हैं एक वर्ड कि ये जो है जुड़ा हुआ है। इसका आंसर जो है बी आ रहा है। और हमेशा हम सुनते हैं कि भाई खाली पेट जो है वो चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कैफीन की मात्रा उसमें होती है जो हमारे बॉडी को क्या करती है, अगर हम खाली पेट चाय पीते हैं तो वो नुकसान करती है। एक्चुअली कैफीन जो है वो हमको क्विक एनर्जी देता है, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि चाय या कॉफ़ी लेने के बाद एक एनर्जी आ जाती है। कई लोग रात को जग के पढ़ते हैं तो वो कॉफ़ी लेते हैं तो उनको रात को नींद नहीं आती। कई लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा होती है। ठीक है, तो राइट आंसर है बी कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज द मोस्ट नेचुरली ऑक्यूरिंग द फ्रिक्वेंट डिजास्टर, इनमें से कौन सबसे स्वाभाविक रूप से होने वाली और बार बार होने वाली आपदा है, बहुत ज़्यादा ये होती है आपदा। सुनामी, ड्रॉट मतलब सूखा, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, फ्लड मतलब बाढ़। ज़्यादातर आपने क्या सुना हुआ है न्यूज़ में।
हाँ जी, कॉफ़ी रात के लिए, जो रात को जग के पढ़ते हैं उनके लिए। हाँ, 19 का आंसर आना शुरू हो गया। हमारी लिटिल मेंबर ने सबसे पहले आंसर किया है। ज़्यादातर आंसर जो हैं वो डी पे आ रहे हैं, एंड डी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने डी आंसर किया है उन सब के आंसर जो हैं बिल्कुल सही हैं। सबसे ज़्यादा अगर प्राकृतिक आपदा को हम देखते हैं तो वो बाढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा आती है। हमेशा आप सुनेंगे कि बाढ़ आ रही है इस एरिया में, उस एरिया में, तो सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ से ही हम ग्रसित देखते हैं। ठीक है, और नुकसान भी बहुत होता है इससे, तो इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज गैसेस इज नॉट परमिटेड टू बी रिलीज्ड बाय द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बाय द गवर्नमेंट। इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा जारी करने की अनुमति नहीं है, इसको रिलीज नहीं कर सकते बिना परमिशन के, क्योंकि ये क्या है, जहरीली है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑल ऑफ अबव। ये सभी जो हैं इनका बताना है कि कौन सी इनमें से राइट आंसर होगा, क्योंकि जहरीली गैस की बारे में बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, कुंदन जी का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। मीरा जी, अवनी जी, ज्योति जी, माही जी, और सबका आंसर जो है डी में आ रहा है, और डी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, गुड। आज तो स्कोरिंग आप लोगों की अच्छी हुई है। वेरी गुड। तो ऑल द आंसर इज डी, सब लोग डी दिए हैं और डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा रहा आज का। अब झटपट बता दीजिए कि आपको कितने नंबर मिल गए हैं 20 में। डेट आएगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। और अपने टोटल मार्क्स में से आप लोगों को कितने मिले। अच्छा, लाइक किया कि नहीं? लाइक बहुत कम लोग करते हैं भाई, क्या बात है, कंजूसी क्यों है लाइक के लिए? लाइक भी करना ज़रूरी है ना, मुझे भी तो थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए आप लोग। मैं इतना मोटिवेट आप लोगों को कर रही हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट आप लोग भी करिए। हाँ, बहुत जगह की ये प्रॉब्लम आ रही है कि एरियाज़ में सीट जो हैं वो फुल हो गए हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। यस, 18 में 15, 20 में 16, ओके, 20 में 16 है, 15 में 14 है, 20 में 17 है, वेरी गुड। तैयारी तैयारी अच्छी नहीं है, क्यों? तैयारी करने से अच्छी होगी ना, सिर्फ कहने से कि अच्छी नहीं है थोड़ी अच्छी हो जाएगी, तैयारी करनी पड़ेगी तब अच्छी होगी तैयारी। 20 में 17, 20 में 14, 20 में 14, तो तैयारी और अच्छी करनी पड़ेगी, अच्छी नहीं है तो उसको अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताऊं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस दिखाई देंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्लेलिस्ट दिखाई पड़ेगी, जिससे कि आप अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस देख सकते हैं। टाइम टेबल मैंने शुरू में बता दिया था, और जो हमारा सिलेबस है वो भी मैंने शुरू में बता दिया है। तो वीडियो में आप कोशिश करिए कि शुरू से जुड़िए, इस मंथ में तैयारी हो जाएगी। देखिए MCQ ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे तो करा ही दिए हैं, कुछ टॉपिक्स और रहते हैं जो मैं कवर कर दूंगी, और फिर हम MCQ करते जाएंगे तो हमारी तैयारी लगभग पूरी हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड होते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है, वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। कंटेंट में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, पेडागोजी ऑलमोस्ट वही रहेगी, ठीक है। तो मैंने पेडागोजिकल आप लोग को ऑलमोस्ट सारे करा दिए हैं, और आप CDP की अटेंड कर रहे हैं, उसमें पेडागोजी ही रहती है बहुत सारी, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। और कंटेंट का मैंने जितना हो सका है आप लोगों को करवाया है। तो कल की क्लास भी बिल्कुल मिस मत करिएगा, हम रेगुलर क्लास कर रहे हैं, और ये रेगुलरिटी जो है यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब कल मिलते हैं, शाम को बिल्कुल टाइम से आ जाइएगा। मैं बिल्कुल 6 बजे आ जाती हूँ, मैं लेट नहीं होती हूँ, और आप सभी के साथ जुड़ने में मैं बिल्कुल 6 बजे जुड़ जाती हूँ। जिस दिन कोई टेक्निकल इश्यू नहीं रहता है तब तो मैं बिल्कुल आ जाती हूँ, और आप लोग भी बिल्कुल टाइम से आइए। क्लास एक भी दिन